वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मैं फिर से एक बार संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर, इस परिवार में दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर नंबर 7 है, यानी कि 7 लेक्चर्स, अभी तक 6 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थापत्य कला की बात की है। हमने जो होलिस्टिक सिलेबस है यूपीएससी का, उसके बारे में बात की है। हमने यहाँ पर मौर्यकालीन वास्तुकला की बात की है। हमने मंदिर स्थापत्य में, चाहे वो नागर शैली हो, चाहे वो द्रविड़ शैली हो, और अब हम बेसर शैली में आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो अभी तक आपने लेक्चर नंबर पिछले जो नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा, सब कनेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें। तो चलिए आज हम आखिरी एक शैली जो हमारी मंदिर स्थापत्य की बची है उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ताकि आपका पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो बेसर शैली मंदिर स्थापत्य कला को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे मैं पूछ लेना चाहती हूँ, तो क्या आपने संकल्प से सफलता का ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, उसको सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ अभी बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट हो किसी भी वीडियो में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। हमें अच्छा लगता है उसका जवाब देना, उसका रिस्पॉन्ड करना, और अपने दोस्तों के साथ इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज़ है, ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे आपको उपलब्ध हो जाती है संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर। अब मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, मंदिर की 3 शैलियों को हमने देखा था, ठीक है, जिसमें नागर शैली को हम पढ़ चुके हैं, द्रविड़ शैली को पढ़ चुके हैं, अब हम आज बेसर शैली को पढ़ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाया था, बताया था कि इन दोनों का मिश्रण जो है नागर और द्रविड़ शैली में, यहाँ पर मिश्रण आपको बेसर शैली के अंतर्गत के टेम्पल्स में देखने को मिलता है। इसको आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसर शैली जो है भारत के दक्षिणी हिस्से, खास तौर पर कर्नाटक में मध्यकाल के दौरान विकसित हुए मंदिर वास्तुकला की एक मिश्रित शैली है, क्योंकि उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, दोनों का मिश्रण मेल जो है आपको बेसर शैली के मंदिरों में देखने को मिलता है। ओरिजिन की अगर इसकी बात की जाए तो बेसर जो शब्द है वो संस्कृत शब्द विश्रा से निकला है। इसका मतलब क्या होता है? दो शैलियों को जोड़ने वाला मार्ग, ठीक है। यानी ये शैली नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था। अब इसका संरक्षण, बाकी जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली में भी चोलों ने, पल्लवों ने, गुप्तों ने, इन सब ने संरक्षण प्रदान किया वहाँ की शैली, मंदिर आर्किटेक्चर को, ठीक है, मंदिरों को। तो यहाँ पर भी किसी ने किया है। तो इस शैली के मुख्य रूप से कर्नाटक में विकसित हुई और 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में बादामी के चालुक्य और बाद में राष्ट्रकूट, होयसल और विजयनगर राजवंशों ने इसे आगे बढ़ाया है शैली को, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका डेवलपमेंट, विकास कब हुआ? शुरुआत में आप देखेंगे ये शैली द्रविड़ वास्तुकला से बहुत प्रभावित थी। जैसी इसकी सुगबुगाहट शुरुआत होनी शुरू हुई, बिगनिंग में, धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाने लगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या निकल कर आई एक समय के बाद? ताराकार यानी कि स्टार शेप्ड मंदिर योजनाएं होने लगी। अनेक कोड़ों वाले मंच यानी कि बेसिस उनको दिए जाने लगे, और सेंटर में स्थित गर्भगृह, अब उसके सामने मंडप यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमें ये सारी चीजें किस में मिलती हैं, जैसे एहोल का लड़खान मंदिर, ठीक है, डोडा गढ़ वली मंदिर, इसके बाद बादामी का महाकूट मंदिर, फिर आता है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। मिश्रित प्रभाव यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर में देखने को मिलता है। आपको स्पष्ट है? आई होप मेरे पास वीडियो पड़ा होगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसको बेशक, और देख लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका जो है पड़ा होगा मंदिर का कि नहीं। मेरे को मिलता है तो मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, क्योंकि ना इसका लिंक तो मेरे पास था कैलाश मंदिर का, तो मैं चाहती हूँ ये देखिए, रॉक टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र कैलाशनाथ मंदिर। हाँ देखो, दिखाती हूँ तो आपको एक आइडिया मिल पाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये हट जाए थोड़ा सा, फिर दिखाती हूँ। एड्स भी ना बड़े लंबे आते हैं। देखो ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम इन कैलाशनाथ, ये कैलाशा मंदिर की बात कर रहे हैं। किसकी? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। मिश्रित प्रभाव, मिश्रित प्रभाव मतलब दक्षिण जो द्रविड़ शैली और नागर शैली के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आओ चलो देख लेते हैं भाई प्रभाव क्या है, देख लेते हैं, ठीक है। ये एलोरा का आपका 20,000 टन ऑफ सॉलिड रॉक से इसको बनाया गया, और एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है, इसमें कुछ और एड ऑन नहीं किया गया। आप देखिए ध्यान से इसको समझिए, है ना। आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे
किस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है ना। पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू अगर आप आर्ट एंड कल्चर को बच्चों पढ़ेंगे, और मेरी क्लास की सबसे विशेषता यही है कि मैं टॉपिक में आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ इन चीज़ों को भी दिखाती हूँ, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि भाई जो मैम पढ़ा रही है वो दिखता कैसा है। क्योंकि कैसे पता चलेगा, कैलाशनाथ टेम्पल देखिए इस प्रकार से फैला हुआ है, कितना अलग अलग तरीके से केव है, अलग अलग गुफाओं के नंबर हैं, नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सब देखिए आप, कितना खूबसूरती से इसको सोचिए उस समय पे बनाया गया होगा। हमें लगता है हम ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके छोड़ भी चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, समझ पा रहे हैं आप इस तरह की इसकी बारीकियों को, देखिए इसको और करीब से देखते हैं। देखिए ये लिपि भी होगी, शिलालेख होंगे जिनको पढ़ा गया होगा, रिचनेस ऑफ मॉन्यूमेंट्स स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आपके एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे नागर और द्रविड़ दोनों शैली के टेक्सचर मिलते हैं, इसलिए मिश्रित शैली पर आधारित है। अब बेसर शैली के मंदिर स्थापत्य कला की अगर विशेषता हम बात करें तो ये दोनों के संगम से बना है, हमने समझा, इसलिए इसे बेसर शैली कहते हैं। इसका विस्तार विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में, अभी हम मैप पे भी समझा देंगे। छठी सदी में मंदिर निर्माण में शैली की शुरुआत हुई धारवाड़ के एहोल और बादामी क्षेत्र में, लेकिन 7वीं शताब्दी में आते आते पट्टडकल क्षेत्र में इसका विकास बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया। वेसर शैली को कर्नाटक शैली या फिर चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक में विशेष रूप से प्रचलित है, जिसे चालुक्य और होयसल राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, जैसे कि बाकी अन्य नागर और द्रविड़ शैलियों में है ना, वैसे ही इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने कि विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है, तो लगभग यहाँ पर समझने की बस कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक मैप देखिए मैंने दिया है क्या, हाँ चलो ये वाला ब्लैंक दिया है। तो यहाँ पर विंध्य पर्वत से लगभग आप देखेंगे कृष्णा नदी तक ये बात करें कि इस बीच में आपको देखने को मिलती है। ये लगभग की बात है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे मैंने कर दिया हो, तो मैंने हर लेक्चर में इसको समझाया है, ठीक है। कह रहे हैं जिस समय उत्तर भारत में गुप्त शैली के मंदिरों का निर्माण हो रहा था ना, उत्तर भारत में नागर शैली में, लगभग उसी समय चालुक्यों ने एहोल में प्रस्तर निर्मित पत्थरों से बनाने वाले मंदिरों का निर्माण करना शुरू करवा दिया था। इस शैली के मंदिर बलुआ पत्थरों से ज्यादा बनाए गए। बेसर शैली की विशेषताएं बाकी नागर और द्रविड़ से कैसे भिन्न है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें विमान और मंडप को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। और इसमें प्रदक्षिणा पथ खुले हुए होते हैं, ठीक है, वहीं चक्कर लगाते हैं। देखिए ये लेक्चर तभी समझ पाएंगे जब आपने मंदिर स्थापत्य के लेक्चर से लेकर नागर शैली और द्रविड़ शैली को समझा होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हर एक टर्म्स को हर लेक्चर में समझाया गया, तो पहले जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। बेसर शैली के मंदिर जो है उनके छत, दरवाजे और स्तंभों पर बारीक नक्काशी भी हमें देखने को मिलने लगती है। अब बेसर शैली के कुछ प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर, जैसे कि बादामी का जैन मंदिर। अब आप कहेंगे मंदिर की बात करें, हाँ जो गुफा एलोरा गुफा इत्यादि आपको दिखा रहे थे ना अभी, उसमें इतनी गुफाएं, उसमें जैन, बौद्ध और हिंदू इन सब से संबंधित अलग अलग गुफा में अलग अलग वर्णन किया गया है चीजों को लेकर। तो बादामी का जैन मंदिर जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, एहोल का लड़खा मंदिर ये भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। देखिए कितनी मजबूती से इसको बनाया गया कि आज भी इतने हजारों साल बाद भी आज भी वो दिखते हैं, ठीक है। डंबल का डोडा वसप्पा कर्नाटक मंदिर ये, ठीक है। विरूपाक्ष कर्नाटक का हम्पी मंदिर ये आपको उदाहरण के तौर पर है। ये मेतुगी का जैन मंदिर कर्नाटक एहोल में है, ठीक है। महाकूटेश्वर मंदिर कर्नाटक बादामी में कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। इसके बाद इसमें अब हमने हर जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली की उपशैलियों को भी पढ़ा था, अब इसमें भी वही है। होयसल उपशैली इसके अंतर्गत आती है कि 11वीं से 14वीं सदी के बीच में द्वार समुद्र के होयसलों द्वारा इस विशिष्ट शैली को विकसित किया गया। इस कला का विकास क्या कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र के निकट इसको कराया गया था। जैसे हेलेबिड, बेलूर और श्रृंगेरी जैसे प्रमुख स्थल इस शैली के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, वहां पर हमें ज्यादातर ऐसे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। इस शैली के अंतर्गत गर्भगृह का वर्ग जो है घूमता हुआ बना, जिसके तारों की आकृति के मंदिर का निर्माण किया गया, इसलिए इसको स्टार टेम्पल्स कहा गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनाया गया इसको। आप कह रहे हैं होयसल कला की भी कुछ विशेषताएं होंगी इस उपशैली में, तो इसके अंतर्गत जटिल डिजाइन वाले मंदिर बनने लगे, जिससे तारों की आकृति के मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। जो सेंट्रल में हॉल है उसके चारों तरफ अनेक मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, ये विशेषता थी। इस शैली के मंदिर निर्माण में मुलायम बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, भिन्न है ये, ठीक है। इसमें जो ये टेम्पल बनवाए गए इसमें बाहरी और भीतरी भाग को बहुत अधिक अलंकृत किया गया। अब ये बाकियों से सारी शैलियों से भिन्न है, क्यों, जितनी भी नागर द्रविड़ शैली जितनी भी हमने पढ़ी उसमें बाहर मंदिर के बाहर नक्काशियों को करा गया, जबकि इकलौती आप देखेंगे जो बेसर शैली है उसमें जो होयसल उपशैली है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मंदिर के बाहरी और भीतर दोनों जगह पर अधिक अलंकृत देखने को मिला। मंदिरों में देवताओं द्वारा धारण किए गए आभूषण पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक नक्काशी की गई, ठीक है। मंदिरों
को ऊंचे जगती यानी कि चबूतरों पर बनवाया गया। दीवारों और सीढ़ियों का निर्माण जिग जैग पैटर्न में किया गया, जिगजैग, ठीक है, जिगजैग पैटर्न में किया गया। मंदिर के सभी कक्षों पर शिखर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊंचे चबूतरों पर बनवाया गया, ठीक है। अब यहाँ सीढ़ी दीवारों का भी निर्माण, ये मिक्स्ड है। देखिए सीढ़ियों का निर्माण कहाँ देखने को मिलता है आपको नागर शैली में देखने को उसमें भी द्रविड़ में मिलता है, ठीक है। दीवारों का भी जो प्रभाव है वो नागर द्रविड़ में मिलता है। ऊंचे चबूतरे आपको कहाँ मिलते हैं, नागर शैली में। तो मिक्स्ड है, ये सारी जो वेसर शैली है वो मिक्स्ड है उनका, ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसकी वीडियो भी हमने आपको स्पष्टता दिखाई है, ये मंदिर राष्ट्रकूटकालीन द्रविड़ शैली के मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लंबे समय से कई चरणों में पाषाणों को काटकर, पत्थरों को, पहाड़ों को ये काटकर, चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण होना आप देखेंगे नीचे से शुरू हुआ था, जबकि पत्थर काट के ऊपर से बनता है, लेकिन नहीं, इसका काम नीचे से होना ऐसे शुरू हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण चोटी से शुरू किया गया। इसकी अलंकरण संपदा जो है, मूर्तियां दक्षिण के सारे मंदिरों की मूर्तियों से ज्यादा आकर्षक हैं, हमने वीडियो में देखा है अभी, ठीक है। कहें तो एक बार वीडियो को प्ले कर दें, आपका मन कर रहा है, मुझे लग रहा है अंदर से आ रहा है, मैम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्ले कर दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो देख लीजिए भाई, आप थोड़ा सा आप भी मन भर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। ये देखिए ये हिस्सा इसका, यहाँ पर राष्ट्रकूट एम्पायर में ये सारे टेम्पल्स आपको इस वे में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं, आपके कैलाश टेम्पल की एक उदाहरण के तौर पर देखिए किस प्रकार से बनाए गए। आप इसकी भव्यता देखिए कि आज भी कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा 16 जो है किस प्रकार से देखिए बनाया गया, 300 फीट लंबा और 300 फीट होल, पता नहीं क्या ही था उसमें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कभी भी ऐसी जगह पे मौका मिला करे ना, घूम के आया करिए फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, बहुत खर्चा नहीं आता है, अगर आप तमीज़ से जाएंगे तो बहुत खर्चा नहीं आता है। देखिए कैसे बनाए गए होंगे, सोचिए उस समय की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। हम आज जो इतना इतराते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के नाम पे, उन्होंने पूरे पहाड़ को ऐसे काट कर बना दिया, वो भी नीचे से बनाना शुरू किया है। सोचिए कितने सुंदर है ये, कैसे मूर्तियों को उकेरा गया, ठीक है। गैलरीज बनाई गई, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे मूर्ति और चित्रकला के अंतर्गत, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब आएंगे, ठीक है। आप देखिए, समझिए, देखिए ज़रा कैसे बनाया गया है ना। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे चल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये उदाहरण समझा, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पर सारे जो है मंदिर स्थापत्य की, चाहे वो नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, बेसर शैली, उन तीनों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, मेन्स आंसर राइटिंग को करेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी बना लिया है, बस आपको देने की ज़रूरत है, सब्र रखिए, मिल जाएगा वो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर अभी भी यहाँ तक आपने लेक्चर को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है संकल्प से सफलता तक। टाइप करेंगे, मेरा फोटो आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे मैं ये क्लासेस लेकर आती हूँ। वहीं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलती हैं, और पूरे हफ्ते आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल के टॉपिक्स या करंट मुद्दे से संबंधित जो टॉपिक होते हैं, जो आपके न्यूज़ के लिए, जो आपके यूपीएससी चाहे सिविल सर्विसेज के लिए, आम लोगों के लिए भी, वो ऐसे बनाए गए हैं ताकि आप बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सके। उसी के साथ साथ शॉर्ट्स भी डाले जाते हैं ताकि आप कनेक्ट कर सके उस टॉपिक को। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।